चुनमुन का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। उसकी मेड जब अगले दिन काम पर आती है तो चुनमुन को मरा हुआ दिखती है और डर जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3+9 कितने होते हैं? और तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके बुला लेती है। डिटेक्टिव जे भी तुरंत पहुंच जाता है और वो देखता है कि चुनमुन का खून हो गया है, किसी ने उसे चाकू से मार दिया है। डिटेक्टिव जे चाकू पर फिंगरप्रिंट चेक करता है पर उसे उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। इससे डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि चाकू पर से निशान हटा दिए गए हैं या कातिल ने ग्लव्स पहने हुए होंगे जिससे चाकू पर कोई निशान नहीं आया। डिटेक्टिव जे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे 3 लोगों पर शक जाता है। पहली वही मेड जिसने फोन करके डिटेक्टिव जे को बुलाया है, दूसरा उसका दोस्त जिसका नाम मोहन है जो कल उससे मिलने आया था, और तीसरा पोस्टमैन। डिटेक्टिव जे पहले मेड से पूछता है तो मेड कहती है, सर मैं तो कल ही आई थी, मैडम के लिए खाना बनाया था और फिर चली गई थी। वो मेरी तबीयत कल कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए। पर जब आज सुबह आई तो देखा कि मैडम मरी पड़ी है तो तुरंत आपको फोन कर दिया। डिटेक्टिव जे ने फिर उसके दोस्त मोहन से पूछा तो मोहन बताता है, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था। मेरा आइडिया चुनमुन को भी अच्छा लगा था तो हम दोनों सोच रहे थे कि साथ में बिजनेस पार्टनर बनकर बिजनेस करते हैं। बस यही बारे में बात हुई और फिर मैं चला गया। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ और किसने डिटेक्टिव जे सर उसका खून किया। डिटेक्टिव जे ने फिर पोस्टमैन से पूछा तो पोस्टमैन बताता है, मेरा साहब इस सब से क्या लेना देना, मैं तो एक मामूली सा पोस्टमैन हूँ, अपना काम करता हूँ। उनके नाम से एक लेटर आया था, अपना लेटर डिलीवर करने के लिए मैं मैडम के पास आया था, उनको लेटर दिया और फिर चला गया। मुझे नहीं पता उनका खून किसने किया, मैं तो बेकसूर हूँ। डिटेक्टिव जे तीनों की बात सुनकर तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और बताइए। झूठ पोस्टमैन बोल रहा है। कल तो 26 जनवरी थी, नेशनल हॉलिडे, तो फिर वो कल लेटर देने कैसे आ सकता है? यही उसकी चोरी पकड़ी जाती है और वो अब सच सच बता देता है कि उसने ही खून किया है। केस सॉल्व हो जाता है। आज डिटेक्टिव जे बहुत दिनों बाद टीवी देख रहा था, तभी उसने एक न्यूज चैनल चलाया। चैनल पर न्यूज एंकर ने बताया, शहर के बाहर एक जंगल में एक गुफा है, उस गुफा में एक खजाना छुपा हुआ है, पर अभी तक जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। ये देख डिटेक्टिव जे सोचता है, क्यों ना आज यही खजाना ढूंढा जाए, चलो चलते हैं। डिटेक्टिव जे गुफा के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में शहर के बाहर उस गुफा के पास पहुंच जाता है और उस गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव जे उन पैरों के निशान को फॉलो करता है। अंदर जाकर उसे एक झील दिखाई देती है। गुफा के अंदर ये बहुत बड़ी झील थी और उसके आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इसे देखकर डिटेक्टिव जे तुरंत समझ जाता है कि न्यूज एंकर जो कह रहा था वो सच था, क्योंकि यहाँ सिर्फ किसी के जाने के पैरों के निशान हैं, वापस आने के नहीं। इसलिए डिटेक्टिव जे गुफा से बाहर निकल आता है और वहीं उसे कुछ भेड़ बकरी चरती हुई नजर आती हैं और उनके पास 2 आदमी भी खड़े थे। आपने गुफा के अंदर के खजाने के बारे में सुना है क्या? साहब आप अंदर नहीं जाना, अंदर जाना बहुत खतरनाक है, जो भी गया है वो वापस नहीं आया। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि वो चरवाहे नहीं और वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महंगे जूते पहने हुए थे और चरवाहों के पास इतने महंगे जूते आए कहाँ से। डिटेक्टिव जे वहाँ से जाने का नाटक करता है और जैसे ही वहाँ से शहर की तरफ जाने लगते हैं, डिटेक्टिव जे उनका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो एक सुनसान से खंडर में चले जाते हैं। डिटेक्टिव जे भी उनके पीछे जाता है और खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे सुनाई देता है, लोगों को हमारे खजाने के बारे में पता चल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा उस खजाने की तलाश करने आ रहे हैं। हमें जल्दी ही उसकी टेररिस्ट के साथ डीलिंग करनी होगी, नहीं तो हमारे
हाथों से सारा पैसा चला जाएगा। इसके कारण कई लोगों को हमें मारना पड़ा है। ऐसा न हो कि खजाना भी हाथ से चला जाए। डिटेक्टिव जे तुरंत वापस गुफा के पास पहुंचता है और उसी झील के पास जाता है तो देखता है कि झील के नीचे से जो नदी जा रही थी उसमें गंदी गंदी चीजें बहकर आ रही थी। चिप्स के पैकेट, वाटर बोतल और बहुत सारा कबाड़ा, जबकि झील से तो साफ पानी ही गिर रहा है। इससे वो समझ जाता है कि झील के पीछे से ये पानी आ रहा है और वो तैरते हुए झील के उस तरफ पहुंच जाता है और देखता है कि सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं। उन दोनों रास्तों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि खजाने की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। तभी उसने ध्यान से देखा, एक रास्ते की तरफ बहुत सारे पैरों के निशान जा रहे हैं, मतलब लोग वहीं से जाते होंगे। डिटेक्टिव जे उसी रास्ते पर चला जाता है। आगे जाकर उसे एक खजाने के पास एक आदमी खड़ा नजर आता है। अब क्या करूं? याद आया, मेरे पास बेहोश करने वाली धुआं गोली है, इसका इस्तेमाल करता हूं। डिटेक्टिव जे उस आदमी के पास धुआं गोली फेंकता है और उसके निकले धुएं को सुनकर वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डिटेक्टिव जे अब आगे बढ़ता है तो उसे वो खजाना नजर आता है। डिटेक्टिव जे तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और वहीं आने को बोल देता है। तभी वो देखता है कि खजाने के पीछे से एक गुफा के पास एक दरवाजा जा रहा है। वो इस दरवाजे से निकलकर देखता है तो पाता है कि वो दरवाजा गुफा के बाहर आकर दूसरी तरफ खुल रहा है। इसका मतलब वो लोग इसी रास्ते से खजाना लाते होंगे, नहीं तो अगर झील की तरफ से लाते तो इतना भारी खजाना नहीं ला सकते थे। इसी रास्ते से वो ये सब करते होंगे। मगर तभी वहाँ 5-6 लोग पहुँच जाते हैं और उसमें 2 आदमी वही थे जो उसे पहले मिले थे। अच्छा, तो तू यहाँ तक पहुँच गया, पर कोई नहीं, इससे आगे तुम नहीं जा पाएगा। चिंकू, जाल में डालो इसे। उन दोनों ने डिटेक्टिव जे को जाल में फंसा दिया, पर डिटेक्टिव जे भी बहुत चालू था। उसने अपने फोन की जीपीएस लोकेशन ऑन कर दी और उसे खजाने में फेंक दिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी गाड़ी वहाँ पहुँची और सारा खजाना उसमें लोड कर दिया गया। डिटेक्टिव जे ने उनके जाने के बाद वो जाल चाकू से काट दिया। डिटेक्टिव जे हमेशा अपने साथ ये चाकू रखता है और उस दरवाजे से वो बाहर निकल आता है। तभी इंस्पेक्टर भी उसे रोड पर मिल जाता है। डिटेक्टिव जे उसके साथ बैठता है और उसके फोन से अपने फोन को ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में वो वहीं पहुंच गया जहां उन लोगों ने खजाना रखा हुआ था। वहां और भी आतंकवादी थे जो डील के लिए आए हुए थे। इंस्पेक्टर आतंकवादियों और उन चोरों को भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कुंदानगर में बबलू नाम का एक छोटा व्यापारी था। वह बहुत सीधा साधा और दयालु था। उस एरिया के सभी घर वाले उसी के पास सामान खरीदते थे। एक दिन बबलू की दुकान पे एक हाथी आता है। अरे, इंसान की जगह आज हाथी आ गया सामान लेने। कहते हुए बबलू हंसता है। बहुत प्यार से अपने पास जो 2 केले थे उसमें से एक उस हाथी को खिलाता है। बबलू की प्यार और दुलार ने हाथी की मन मोह लिया तो हर दिन हाथी दुकान पर आना शुरू कर दिया। दयालु बबलू रोज उसे केला खिलाता था। आ गए तुम, ये लो तुम्हारी आज की केला। केले के बदले में हाथी कई बार बबलू को पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाती थी। दोनों की स्नेह और प्यार देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए थे। एक दिन बबलू को काम से बाहर गाँव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर बोला, देखो बेटा, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अगर हाथी आए तो इस केले को जरूर खिला देना। बबलू का बेटा बड़ा शरारती था। दूसरों को कष्ट देने से उसे खुशी होती थी। बबलू के जाते ही उसने अपना और हाथी का दोनों केला खा लिया। जब हाथी आई तो उसके शैतान दिमाग में एक विचार सूझता है, अरे ये हाथी तो हर दिन हमारे पापा के पास आके केला खा के जाता है, इसको ना आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए पीछे एक सुई छुपाकर हाथी के नजदीक जाता है। बेचारा हाथी सोचता है कि बबलू के जैसा ये भी अब केला खिलाएगा, इसलिए वह अपनी सूंड आगे बढ़ा देती है। उसकी सूंड बढ़ाते ही बबलू की बेटे ने सुई को उसकी सूंड पे चुभा दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ और दर्द से वो बिलबिला उठी। यह देखकर बबलू का बेटा, वाह वाह, बड़ा मजा आया, हाथी को दर्द हुआ, कहते हुए ताली बजाकर कूद कूद के खेलने लगा। दर्द से बेचैन हाथी सीधा नदी में जाकर डुबकी मारी। ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने की वजह से हाथी को थोड़ा सा आराम मिला, मगर बबलू की बेटे पर बहुत गुस्सा आया तो हाथी ने भी ठान ली
मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इत्तू सा बच्चा मुझे सुई चुबाता है। कहते हुए अपनी सूंड में कीचड़ भरकर फिर से वो दुकान के पास आ जाती है। बबलू का बेटा फिर से हाथी आते हुए देख के फिर सुई लेके आ जाता है। वो सुई लेके उसको चुभाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर हाथी अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के सामने खड़ा था, सर से पैर तक खुद कीचड़ में लथपथ हो गया। उतना ही नहीं, दुकान के अंदर भी सारे सामान पे कीचड़ छिड़क गया था। दुकान के सारे सामान भी गंदे हो गए। तभी बबलू भी अपना काम निपटाकर बस दुकान को पहुंचता है। वहाँ की हालत देख के बबलू को कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारा किस्सा सुनाया। तो बबलू बेटे को कहता है, बेटा वो तो बिना जुबान का बेचारा जानवर है, तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात गलत है ना? इसीलिए हाथी ने गुस्से में आकर तुम पर कीचड़ उछाला और इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट होगा कि तुम रोज हाथी को केला खिलाओगे, उससे दोस्ती बनाओगे और ये पूरी दुकान को साफ करोगे। पहले पहले तो बबलू का बेटा उदास हुआ, मगर फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करता है, इसीलिए स्नेह और प्यार से रहना चाहिए। यह बात बबलू की बेटे को अच्छी लगी और वह बहुत प्यार से हाथी के साथ दोस्ती बनाया और उसे केला खिलाया और गाना गाते खुशी खुशी पूरी दुकान साफ कर दिया।